हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम पिछली अपनी वीडियो को ही कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था क्रैमर रूल के बारे में। क्या क्रैमर रूल होता है, किस तरीके से हम उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्रैमर रूल की हेल्प से हमने कुछ एक दो क्वेश्चन वहाँ पर करके भी देखे थे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था और एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन हमने उस वीडियो में किया था, ताकि 2/2 और 3/3 दोनों को क्रैमर रूल से आप समझ सकें। तो बाकी के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्रैमर रूल की हेल्प से आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन भी सेम यही है, क्रैमर रूल से आपको एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्रैमर रूल में आपको बताया गया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैट्रिक्स है एक वहाँ से बनानी है आपको। ए मैट्रिक्स आपकी यहाँ से क्या बनेगी, जो वेरिएबल्स हैं 2, -7, 5 और 6, ये जो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं एक्स और वाई के, वो आपको ए मैट्रिक्स में लेने हैं। एक्स मैट्रिक्स आप लिख सकते हो यहाँ पर एक्स वाई। अब जो यहाँ पर बी मैट्रिक्स हम बनाते हैं, इसको बड़े ध्यान से आपको बनाना है। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों आपकी राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। अगर राइट हैंड साइड में नहीं है, लेफ्ट में नहीं है, तो आप उसे राइट में लेकर आए। जैसे -13 है, -13 को आप +13 लिखेंगे, -9 को आप +9 लिखेंगे, क्योंकि इधर आने के बाद ये प्लस में हो जाएंगे। तो ये मैंडेटरी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो आपके राइट हैंड साइड पे ही होनी चाहिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालते हैं ए का, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। तो 6 2 ज़ा 12, -7 5 ज़ा 35। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 प्लस में 35, यानी आ गया 47। उसके बाद हम फाइंड करते हैं D1। D1 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो D हमने फाइंड किया था, D में हमने x के जो कोफिशिएंट्स हैं इसको आपको रिप्लेस करना है इससे। तो यहाँ 13, 9 इधर आ जाएगा। उसके बाद -7 और 6 को आप एज इट इज़ रखेंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, 36 ज़ा 13 6 ज़ा 78, -7 9 ज़ा 63। तो ये आ गया 78 प्लस में 63, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 141। फिर आप D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो यहाँ पर एलिमेंट है उसको आपको रिप्लेस कर देना है y वालों से। तो पहला 2 5 एज इट इज़ रहेगा, 13 9 इधर आ जाएंगे। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, 9 2 ज़ा 18 और 13 5 ज़ा 65। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 15 - 8 7, 5 - 1 4, तो -47 आ गया। अब D1 या D2 की वैल्यू, x या y की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए D1 को डिवाइड करना है आपको D से। तो D1 कितना है आपके पास, 141, और D की वैल्यू आई थी आपके पास 47। 47 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 पे पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, तो यानी x की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू निकालने के लिए आपको D2 को डिवाइड करना होगा D से। तो D2 की वैल्यू आपके पास है कितनी, -47। 47 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा -1, यानी x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई -1। तो इस तरह से क्रैमर रूल की हेल्प से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम यही तरीका आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखो, जो पहली इक्वेशन है वो तो ठीक है, उसमें भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, लेकिन पढ़े रहने दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पर नंबर्स को देखना, यहाँ 31/6 है, तो आप इसको फ्रैक्शन में से आप हटा लो, क्योंकि जब आप इसको डिटरमिनेंट में लिखोगे ना, तो यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में। इनको हटाने की ज़रूरत नहीं है, हटा भी सकते हैं। आपकी बुक में हिंट आपको दिया है कि 1/x को आप u में कर लें, कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ ज़रूरी है, ये ज़रूर हटा कर लेना। 6 को यहाँ से आप हटाओगे तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। मैं सेकंड इक्वेशन इसको कंसीडर ना करके 6 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 30x 48y = 31। तो इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर करूँगा, इसके हिसाब से हम निकालते हैं। तो जब आप D निकालेंगे, D आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से देखो एक बार मैट्रिक्स बना लेता हूँ पहले। तो यहाँ से कोफिशिएंट है 2 और 3, इधर से आ गया 30 और 48। तो x बनेगा आपका यहाँ पर, यहाँ एक्स वाई बना था, यहाँ पर एक्स वाई डिनोमिनेटर में है, तो 1/x और 1/y बन जाएगा बस। और यहाँ पर इसका कोई काम है ही नहीं, तो क्यों काम का यहाँ पुट करके आप पंगे लो। तो उसके बाद B मैट्रिक्स जो बनेगी वो आपकी बन गई 2 और 31। अब यहाँ से अगर आप D निकालते हैं, D निकालने का मतलब है आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। 2 3 30 एंड 48। 48 2 ज़ा 96, 33 ज़ा 90, यानी आ गया 6। जब आप D1 निकालेंगे तो x की जगह पर आप इसको रखेंगे 2 31, इधर आ गया 3 इंटू में 48। 96 माइनस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 93, तो ये आ जाएगा 3। उसके बाद फिर आप निकालेंगे D2, तो D2 में इसको रख देंगे आप y की जगह पर, तो 230 ऐसे का ऐसे ही रहेगा।
यहाँ आ जाएगा 231, तो 31 2 62 माइनस 60, ये आ गया 2। अब x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू की जगह यहाँ पर क्या है 1/x, तो आप यहाँ पर 1/x रखेंगे। 1/x की वैल्यू आ जाएगी d1 अपॉन में d। तो d1 आपके पास कितना है 3 है, ये 6 है, काटने के बाद आ गया 1/2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू आपकी बन गई 2। ऐसे अगर आप यहाँ पे 1/y निकालते हैं तो आएगा d2 अपॉन में d। तो d2 की वैल्यू आपके पास है 2, 6 1/3, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई 3। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पर भी आपको यही चीज़ निकालनी है। तो वहाँ पर तो सिंपल इक्वेशन दे रखी है, आप d की वैल्यू निकालेंगे तो d में आपके पास 3a, ये कोफिशेंट हो गए 2a, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 3a माइनस 2a, तो ये बन जाएगा आपके पास a। फिर d1 आप निकालेंगे, d1 में आप 4 2 को इधर रिप्लेस कर देंगे, a इधर आ जाएगा, तो 4a माइनस में 2a, ये बन गया 2a। फिर आप d2 निकालेंगे तो 3 2 एज इट इज़ रखेंगे, 4 2 को आप यहाँ पर रखेंगे, तो ये आ जाएगा 3 2 6 4 2 8 माइनस 2। x की वैल्यू आ जाएगी d1 अपॉन d यानी 2a अपॉन में a कैंसिल करेंगे 2 आ गया। y की वैल्यू आ जाएगी d2 अपॉन में d यानी -2 अपॉन में a, तो -2 अपॉन में a इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ। अगर आप 4 भी करना चाहते हैं तो 5 की तरह ही करना है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उसको एक बार करके देख लेंगे, नहीं समझ में आया तो पिछला वीडियो एक बार देख लेंगे, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कांस्टेंट टर्म आपकी राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में दी हुई है, तो आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। आप इसको 2 को इधर ले आओ, -2 हो जाएगा, 3x प्लस में 4y प्लस में z, 5 को इधर लाएंगे +5 हो गया, और यहाँ से हो गया x माइनस 3y प्लस में 2z इक्वल्स टू 8। अब यहाँ से जब आप d निकालेंगे तो d के लिए आपको क्या करने हैं, इसके कोफिशिएंट लेने हैं, 4 -2 और 9, 3 4 एंड 1, 1 -3 एंड 2, और डिटरमिनेंट इसका आप फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट 4 से हमने सॉल्व किया, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, डिटरमिनेंट जैसे आपको निकालना बताया है। यहाँ से आ गया 8 प्लस में 3 11, इसका साइन चेंज करेंगे 2, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 6 - 1 5 प्लस में 9, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, -9 -4, तो यानी आ जाएगा -13। डिटरमिनेंट अगर आपको नहीं निकालना आता, आप डायरेक्ट इस वीडियो पे गलती से आ गए तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे देता हूँ, जब फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो वहाँ से आपको डिटरमिनेंट निकालना इनका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास को सॉल्व करेंगे, 44 प्लस में 10 माइनस 117, तो 54 माइनस 117, तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 - 4 3, 11 - 5 6, तो -63 आपके पास आ गई डी की वैल्यू। अब आप निकालेंगे उसके बाद d1 के लिए क्या करना होता है, ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है इनको आपको रिप्लेस करना है x वाले कोफिशिएंट से, तो -2 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ गया, 8 इधर आ गया, बाकी एज इट इज़ रखना है और सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए -2 लेंगे, इस रो को कॉलम को छोड़ेंगे, यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस में 3 11, फिर +2, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 10 - 8 2 हो गया, प्लस में 9, इस रो को कॉलम को छोड़ेंगे, -15 और -32, -15 और -32 कितना हो गया, -47, तो इधर से आ गया है -22 प्लस में 4, 9 से करेंगे, 9 7 जा 63, 9 4 जा 36 प्लस में 6, 36 प्लस में 6 42। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, -22 प्लस में 4 करेंगे, -18 -4 2 3, इसको ऐड किया आपने, 8 3 11, 2 3 4 और 4। उसके बाद निकालो आप d2 के लिए क्या करना है आपको, इसको रिप्लेस करना है y वालों से, तो x वाले एज इट इज़ रखेंगे, इस y वाले हैं उसकी जगह आ जाएगा -2 5 और 8। यहाँ से अब देखो 4, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 5 2 जा 10, 10 - 8 2 आ गया, प्लस में 2, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 6 - 1 5 प्लस में 9, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 8 3 जा 24, 24 - 9, तो कितना आ गया, 24 - 9 19। तो यहाँ से आप इसको करो ऐड, 8 10 19 9 जा 171, इन सबको ऐड करोगे आप, 179 189। उसके बाद आ गया d3,
D3 अगर आप निकालेंगे तो इनको आपको रिप्लेस करना है Z वाले से, तो 4 3 1 एज इट इज़, -2 4 -3 एज इट इज़, 9 1 2 की जगह -2 5 और 8। तो यहाँ से देखिए आप 4, इस रो को छोड़ेंगे, कॉलम को छोड़ेंगे, 80 32 32 प्लस में 15 47, फिर माइनस की जगह +2 हो जाएगा। इस रो को छोड़ेंगे, कॉलम को छोड़ेंगे, A 3 24 -1 -5 19, फिर -2, इस रो को कॉलम को छोड़ेंगे, -9 -4 -30, तो 4 7 28 16 और 2 18 38 प्लस में 26, इन सबको ऐड करेंगे तो 8 8 16 16 प्लस 6 22 10 और 3 13 13 और 2 15, यहाँ से आ गया 252। अब आप देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू होती है d1/d, तो d1 आपका कितना है -441 अपॉन में -63। इसको आप सिंप्लीफाई करो, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे इसको 21 पे कट गया, 3 से इसको काटेंगे, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 7 जा 21, 7 से काट दो इसे, 3 से इसे काटो, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 7। y की वैल्यू देखते हैं। y की वैल्यू के लिए d2 अपॉन में d करेंगे 189 अपॉन में 163, 189 अपॉन में -63, 9 से काट दो, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 7 से कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा -3। z की वैल्यू के लिए d3 अपॉन में d3 है 252 और यहाँ से -63, फिर इसको 9 से काट दो, 9 2 जा 18, 7 बचेगा, 9 8 जा 72, 9 7 जा 63, 7 4 जा 28, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास -4। तो वैल्यू आ गई इसकी 7 -3 एंड 4। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर भी आपको 3 इक्वेशन दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन में ध्यान से आप देखेंगे तो आपको x y z तीनों नहीं दिए हैं, तो कंफ्यूज कुछ नहीं होना है। आपको जब d बनाओगे आप, तो d में आपको क्या करना है, x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, z का नहीं है। यहाँ पर x का है 2, y का नहीं है, z का -1, यहाँ पर x का नहीं है, y का 2, z का -3। तो यहाँ से d आप निकालेंगे, तो इससे सॉल्व कर लेते हैं 1, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो 0 प्लस में 2, -1, इस रो को कॉलम को छोड़ेंगे, -6। इससे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 को किसी से भी इंटू करोगे 0 हो जाएगा। तो 6 यहाँ से और 2 यहाँ से, ये आ गया आपके पास 8। फिर आप निकालेंगे यहाँ से d1 की वैल्यू। d1 के लिए इसको रिप्लेस कर देना है x की जगह पर 2 1 1, बाकी एज इट इज़ छोड़ते हैं। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से करेंगे तो इस रो कॉलम को छोड़ा, 0 प्लस 2 -1, इसको और इसको छोड़ेंगे, -3 और +1 -2, तो आ जाएगा 4 प्लस में 2 यानी 6। फिर आप निकालो d2। अब पहले वाले कॉलम को ऐसे ही रखेंगे, y की जगह ये आ जाएगा 2 1 1, बाकी एज इट इज़ 1, इस रो को कॉलम को छोड़ा, -3 + 1 -2, फिर -2 लेंगे, इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे, -6, तो -2 प्लस में 12 यानी आ गया 10। फिर d3 के लिए क्या करेंगे, जो x के कोफिशिएंट है सेम, y के कोफिशिएंट सेम, z की जगह ही आ जाएगा 1, इस रो को कॉलम को छोड़ोगे, 0 -2 -1, इस रो को कॉलम को छोड़ेंगे 2 +2, इस रो को कॉलम को छोड़ोगे 4, तो -2 प्लस में 8, तो 8 - 4 ये आ गया 4। तो अब x की वैल्यू निकालेंगे d1 अपॉन में d, यानी 6/8, इसको काटने के बाद रहेगा 3/4। y की वैल्यू 10/8, यानी 5/4। z की वैल्यू 4/8, यानी 1/2। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3/4, y की 5/4 और z की वैल्यू 1/2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही करना है, तो उसको आप निकाल के देख लेंगे, बड़े इजीली निकल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो, 7 में आप यहाँ से d अगर बनाते हो तो d आपका क्या आएगा, यहाँ से x का कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका a b c, ये आ गया a² b² एंड c²। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। अब इसका डिटरमिनेंट आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, आप प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो।
प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे तो आप यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब 2 ज़ीरो आप इजीली बना सकते हो। और डायरेक्ट भी निकालना चाहें तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट तो आपको आई थिंक निकालना आता ही है, प्रॉपर्टी से भी निकालना आता है, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ कैसे आपको यूज़ करनी है। कॉलम 1 की जगह कर दो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 को कर दो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो 1 माइनस 1 आ जाएगा 0, इधर से a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर से 1 माइनस 1 0, b माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ से जो ये वाला कॉलम है, यहाँ से आप a माइनस बी कॉमन निकाल सकते हो, इधर से b माइनस सी कॉमन निकाल सकते हो सेकंड कॉलम से। अंदर रहेगा आपके पास 0 0 1, इधर से रहेगा 1, इधर से आ जाएगा a प्लस बी 1, b प्लस सी, c एंड सी स्क्वायर। अब इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है, तो a माइनस बी इंटू में b माइनस सी। अब इससे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1, इस रो को छोड़ेंगे कॉलम को छोड़ेंगे, b प्लस सी में से माइनस करना है आपको a प्लस बी को। तो आप b से b कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। तो ये तो आपके पास d की वैल्यू आ गई। अब d1 की वैल्यू निकालते हैं। d1 के लिए आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है x के कोफिशिएंट को इससे 1k स्क्वायर। बाकी जो है आपको दोनों एज इट इज रखने, 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। अब यहाँ पर भी आप 0 2 वैसे ही बना सकते हो जैसे आपने यहाँ पर बनाए थे। तो सेम ऑपरेशन लगाना है, तो सेम ऑपरेशन लगाओगे आप तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे 0, k माइनस बी, k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 0 b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1c c स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सेम ही ऑपरेशन लगाया, कोई हमने चेंज नहीं करा, यही ऑपरेशन उठा के यहाँ लगा दिया। अब यहाँ से k माइनस बी कॉमन आ जाएगा, इधर से b माइनस सी कॉमन आ जाएगा, k माइनस बी और k माइनस बी माइनस सी। अब अंदर आपके पास क्या बचेगा, 0 1, इधर से k प्लस बी 0 1 b प्लस सी 1c c स्क्वायर। अब k माइनस बी माइनस सी इंटू में 1 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रो को छोड़ेंगे कॉलम को छोड़ेंगे, b प्लस सी में से माइनस करना है आपको k प्लस बी। इस b से b कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया k माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस k। ये तो आ गई वैल्यू d1 की। d2 निकालते हैं। अब d2 में आप पहले वाली रो को एज इट इज़ रखेंगे, दूसरी वाली रो की जगह आ जाएगा 1k स्क्वायर 1c c स्क्वायर। यहाँ पर भी वही सेम ऑपरेशन लगा दो। अगर आप देखो डायरेक्टली निकालना चाहते हो डायरेक्टली निकाल लो, जैसे आपको आसान लगे वैसे आप कर लेना। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेशन लगाया तो वही 0 a माइनस के ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 0 k माइनस सी के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1c एंड c स्क्वायर। अब इसको a माइनस के और k माइनस सी ये दो कॉमन आ जाएंगे, a माइनस के और k माइनस सी। कॉमन निकालने के बाद बचेगा वही 0 1 और a प्लस के 0 1 k प्लस सी, यहाँ आ जाएगा 1c एंड c स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ से c माइनस a। ठीक है, वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ऐसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे k प्लस सी, इधर से a प्लस के माइनस करेंगे, k से k कट जाएगा, c माइनस a आ जाएगा। अब उसके बाद आप निकालो d3 में पहले वाला जो कॉलम है वो एज इट इज़ रखना है, दूसरा कॉलम है उसको भी एज इट इज़ रखना है, तीसरे कॉलम को आपको रिप्लेस कर देना है इससे। अब इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे, बिल्कुल इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से देखो कॉमन आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी कॉमन आएगा, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ, a माइनस बी कॉमन आएगा और यहाँ से b माइनस के कॉमन आएगा। और बचेगा क्या आपके पास, यहाँ से देखो बचना चाहिए था आपके पास a माइनस बी और यहाँ से b प्लस के, तो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा k माइनस a। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, यही आपके पास रिजल्ट बचेगा। अब यहाँ से आपके पास d1 भी आ गया, d2 भी आ गया और d3 भी आ गया। d तो ऑलरेडी आपके पास था ही, तो जो d की वैल्यू है उसकी x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, d1 अपॉन में d। d1 कितना है हमारा, d1 हमारा ये है
ये D1 निकला है, इसको ऊपर रखेंगे। और D की जो वैल्यू है उसमें A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए। तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं B माइनस सी को B माइनस सी से, यानी ये आपका आंसर आ गया K माइनस बी, C माइनस के, A माइनस बी एंड C माइनस ए। y की वैल्यू निकालेंगे तो D2 की वैल्यू ये है हमारे पास, इसको ऊपर रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे आप। A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही आप z की वैल्यू निकालेंगे तो D3 हमारे पास ये आ गया, A माइनस बी, B माइनस के, K माइनस ए। आपके पास बचा A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। तो A माइनस बी कैंसिल हो गया, B माइनस के, K माइनस ए, B माइनस सी एंड C माइनस ए। तो इस तरह से आपके पास x, y, z तीनों की वैल्यू निकल जाएगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको दिया हुआ है, कहता है सम ऑफ द 3 नंबर इज़ 20। 3 नंबर है, उन तीनों का सम 20 है। तो यहाँ से आप इक्वेशन बना लो एक। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 8। तो 3 नंबर है, एक x मान लेते हैं, एक y और एक z, इन तीनों का सम 20 है। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई है। अब कहता है इफ़ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 2, मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 2 एंड ऐड द सेकेंड नंबर टू द रिजल्ट, add the second number to the result and subtract the third number subtract we get 23। तो ये बन गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। by adding second and third number to 3 times the first number, by adding second and third number to 3 times of first number we get 46। ऐड करना है इसके साथ, we get 46। तो रिप्रेजेंट द अबव प्रॉब्लम एल्जेब्रिकली, रिप्रेजेंट हमने कर ही दिया। एंड यूज़ क्रैमर रूल टू फाइंड द नंबर्स फ्रॉम दीज क्वेश्चंस। अब यहाँ से जो ये वाली इक्वेशन है, ये बाकी दोनों हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। जो 3x है, आप इसको पहले लिख लो, 3x प्लस में y प्लस में z इक्वल्स टू 46, ऐसे बना लो। अब यहाँ से जब आप d निकालोगे तो 1 1 1 2 1 -1 3 1 1, और यहाँ से जो कांस्टेंट है आपके पास ये 20 23 और 46 ये है। तो d की वैल्यू आ गई। यहाँ से आपके पास सॉल्व करो, 1 से इसको सॉल्व करेंगे, ये छोड़ दिया 1 + 1 2, फिर -1 से सॉल्व करते हैं, -1 से इसको, इधर से आ गया 2 प्लस में 3 5 +1, इस रो को छोड़ेंगे, कॉलम को छोड़ेंगे, 2 - 3 -1, तो ये आ गया 2 - 5 -1 -6 प्लस में 2 -4, ये d की वैल्यू आ गई। D1 की निकालते हैं तो ये 20 23 और 46, 20 23 एंड 46। अब तक तो अच्छी तरह आ गया होगा क्रैमर रूल। आपको करना क्या है, तो 20 से पहले करते हैं, इस रो कॉलम को छोड़ा, 1 + 1 2 -1, इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे, 23 प्लस में 46, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 और 4 2 6। फिर +1 से करते हैं, इस रो को कॉलम को छोड़ेंगे, 23 - 46 तो -23, तो यह आ गया 40 - 69 -23, 40 - 9 3 12 4 2 8 और 9, तो आ जाएगा -52। फिर D2 की वैल्यू आ गई। D2 के लिए 1 2 3 एज इट इज़ रखते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, 20 23 एंड 46 से 1 - 1 1, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 23 प्लस में 46 69 -20, इस रो को कॉलम को छोड़ेंगे, 2 प्लस में 3 5 +1, इस रो कॉलम को छोड़ेंगे, 46 2 जा कितना हो गया 92, और इधर से आ गया 69, माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 12 में से 9 3, 8 में से 6 गए 2, तो ये आ गया 69 - 100 प्लस में 23, 9 और 3 12, 6 2 8 और 1 9, ये आ जाएगा -8। तो D1 भी आ गया, D2 भी आ गया, D3 यहाँ निकाल लेते हैं, D3
तो पहला कॉलम एज इट इज़ रहेगा, दूसरा कॉलम एज इट इज़ रहेगा, तीसरे कॉलम में आ गया 20, 23 एंड 46। 1 से सॉल्व किया है इसको, 46 माइनस 23, 23 हो गया, फिर -1, इससे इसको सॉल्व करेंगे, 46 ऊजा 92, 92 माइनस 69, तो 12 में से 9 3, 8 में से 6 2, प्लस में 20, इस रो को कॉलम को छोड़ा, 2 माइनस 3 -1, 23 माइनस 23 माइनस 20, ये कैंसिल, ये आ गया -20। तो x की वैल्यू आ जाएगी d1 अपॉन में d1 कितना है -52 अपॉन में -4, 13 आ गया। y की वैल्यू आ गई -8 अपॉन में -4, 2 आ जाएगी। z की वैल्यू आ गई -20 अपॉन में -4, 5 आ गई। आंसर को अपने चेक करना है, इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हो। देखो यहाँ 13 रखा, 13 प्लस में 2 15, 15 प्लस 5 20, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर है। ऐसे ही बाकी इक्वेशन से चेक करना चाहो तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो। आंसर ठीक है तो मैच जरूर करेगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट फाइंड देम। तो पहले हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए पहले तो आपको डी निकालना है। तो पहले आप इसका डी निकालो। डी इसका क्या बनेगा, यहाँ से 3 1 6 2, इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6 -6, ये आ गया 0। तो डी अगर 0 आ जाता है तो कंसिस्टेंट हो भी सकता है, कंसिस्टेंट नहीं भी हो सकता। उसके लिए आपको D1 निकाल के देखना है। D1 या D2 दोनों में से कम एक जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो पहले हम D1 को चेक कर लेते हैं क्या आता है। D1 देखो क्या आएगा, D1 में क्या करेंगे, x की जगह आप इसको रिप्लेस कर देंगे और बाकी जो दूसरा टर्म है ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ से आ गया 10 - 11, यानी आ गया -1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हुआ कि ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर D1 भी 0 आ जाता और D2 भी 0 आ जाता, फिर ये कंसिस्टेंट हो जाता और इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाते। लेकिन अगर D आपका 0 आ गया है तो D1 या D2 चेक करेंगे। अगर उसमें से एक भी नॉन ज़ीरो आ गया तो आपका जो आंसर है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर हम सेकंड की बात करें, यहाँ से भी पहले आप D निकालो। D आपने निकाला तो आ गया 1 2 4 8, तो यहाँ से भी 8 - 8 0 आ गया। अब आप D1 को चेक करो पहले। D1 आएगा यहाँ से 3 12 1 2 8, तो 8 3 24, 12 2 24, 0 आ गया। अब D2 को भी चेक करो। अगर ये भी 0 आ गया तो फिर ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर D2 को चेक करेंगे तो पहला कॉलम एज इट इज़ रहेगा, तो 3 12, तो 12 - 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर बिकॉज D equals to D1 equals to D2 all are 0, therefore it is consistent, and has infinite many solution। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन को आप कैसे यहाँ पर एक्सप्रेस करोगे। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो इन टर्म ऑफ y। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल्स टू 3 - 2y, लेट y इक्वल्स टू k वेयर k इज एनी रियल नंबर। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 - 2k, y की जगह आप k पुट कर देंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन ये हो गया और एक सॉल्यूशन ये हो गया। यानी यहाँ पर जो k की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आपके जो आंसर हैं वो क्या क्या आ सकते हैं। k की वैल्यू आप 1 रखोगे यहाँ आंसर चेंज हो जाएगा, 2 रखोगे यहाँ आंसर चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन वही है, यहाँ भी ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट आपको फाइंड करना है तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको ये इक्वेशंस दी हुई है। तो सबसे पहला काम है यहाँ पर D निकालो। अगर D नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया तो कंसिस्टेंट होगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन समस्या तब आती है जब D 0 हो जाता है। तो पहले D को हम चेक करते हैं, 1 -1 3 1 3 -3 5 3 एंड 3। D की वैल्यू निकाली, 1 इसको छोड़ा 9 प्लस में 9 18 हो गया, +1 ये रो छोड़ दिए कॉलम छोड़ गया, 3 प्लस में 15 18 हो गया एंड +3 इस रो को कॉलम को छोड़ेंगे, 3 - 15, तो 3 - 15 आ गया आपके पास
कितना, -12। तो 18 + 18 36 आ जाएगा, और 10 से -36 आ गया, डी आ गया 0। अगर डी 0 आ गया तो अब D1 D2 D3 इन तीनों में से हम चेक करेंगे। अगर इसमें से एक भी नॉन ज़ीरो आ गया दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो पहले आप D1 चेक करो। D1 के लिए अगर ना 6 - 4 एंड 14 इसको चेक किया। अब बाकी के आपको एज इट इज़ रखने हैं। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 6, इस रो को कॉलम को छोड़ा, 9 + 9 18 +1, इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, -12 एंड +42 और -12 30 आ गया, +3, इस रो को छोड़ेंगे, कॉलम को छोड़ेंगे, -12 और -42, -12 -42 तो कितना आ जाएगा, -2 2 4 4 और 1 5, 18 6 108 प्लस में 30, 3 4 12, 3 5 15 और 1 16। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 138 - 162, दैट मीन्स 12 - 8 4, 5 - 3 2, -24 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट इज़ इनकंसिस्टेंट। अगर D1 D2 D3 इन तीनों में से अगर एक भी ऐसा आ गया जो नॉन ज़ीरो आ जाए तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके थर्ड पार्ट की, सेकंड पार्ट आप करोगे, सेकंड पार्ट में भी इनकंसिस्टेंट आएगा, उसको आप चेक कर लेना। डी उसका 0 आएगा, बाकी D1 D2 D3 है, इनमें से कोई एक नॉन ज़ीरो आ जाएगा। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो स्टार्ट आपको वैसे ही करना है कि आपको पहले डी निकालना है। डी निकालने के बाद इसको रब कर देते हैं। पहले हम इसका डी निकाल लेते हैं। इसका डी आपके पास आएगा 2 1 - 2 1 - 2 1, 5 - 5 1। इसको सॉल्व करते हैं 2 से, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, -2 प्लस में 5 3 हो गया, -1, इस रो को छोड़ेंगे, कॉलम को छोड़ेंगे, 1 - 5 -4 -2, इस रो को कॉलम को छोड़ेंगे, -5 + 10 5 हो गया। यहाँ से आ गया 6 प्लस में 4 -10, डी 0 आ गया। अब D1 निकाल के देखो आप। अब D1 निकाल के हम देखेंगे कि D1 की वैल्यू क्या आती है। अब D1 देखो, वहाँ से उसके लिए क्या करेंगे, x की जगह 4 - 2 आ गया, बाकी इन दोनों को एज इट इज़ रखेंगे, ये आ गया आपके पास। अब D1 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से 4, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, देखो -2 और +5 3 हो जाएगा, -1, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, -2 + 2 0 आ गया, -2, इस रो को इस कॉलम को छोड़ोगे, आ जाएगा 10 10 - 4 6। तो यहाँ से देख रहे हो ये 12 -12 0 आ गया, तो D1 भी 0 आ गया। अब D2 को भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये सारे 0 आएंगे तो वो जाके कंसिस्टेंट होगा। तो अब यहाँ से जो पहली वाले कॉलम है उसको एज इट इज़ रखेंगे, दूसरे कॉलम में आ जाएगा 4 -2 -2, फिर -2 1 1, 2 से करा हमने इसको छोड़ा, -2 + 2 0 हो गया, -4, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1 - 5 -4, इस रो को छोड़ेंगे, कॉलम को छोड़ेंगे, -2 + 10 8 आ गया, ये 0 हो गया, इधर से 16 -16 ये भी 0 आ गया। अब D3 को चेक कर लेते हैं। D3 में क्या आएगा आपके पास, पहला कॉलम एज इट इज़ रहेगा, दूसरा कॉलम भी एज इट इज़ रहेगा, तीसरे कॉलम में आ जाएगा 4 -2 -2। तो 2 से सिंप्लीफाई किया, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को, 4 आ जाएगा इधर से, 4 - 10 -6 -1, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, -2 प्लस में 10 8 हो गया, फिर 4 से करेंगे, इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे, -5 + 10 ये भी आपका 8 हो गया। ठीक है, यहाँ से चेक कर लो एक बार, -5 हो गया और +10 सॉरी 5 हुआ। यहाँ से देखो -12 -8 प्लस में 20 -20 + 20 ये आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास D1 D2 और D3 तीनों ही अगर 0 आ गए तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। देयरफॉर इट इज़ कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट and it has infinite solution
अब वो सॉल्यूशन आपको कैसे एक्सप्रेस करने, निकाल तो सकते नहीं क्योंकि बहुत सारे हैं, लेकिन कैसे एक्सप्रेस करने, तो इसके लिए क्या करना है, आप पहले जो पहली दो इक्वेशन है उसमें से आप ऐसा करो 2x प्लस में y, इस -2z को उधर ले जाओ, ऐसे आप बना लो 4 प्लस में 2z। और जो सेकंड इक्वेशन है इसको आप ऐसे करो x माइनस 2y और z को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा -2 माइनस z। अब यहाँ पर इसको ये एक वेरिएबल वाली टर्म ये होगी, एक ये होगी, इस पूरे को कांस्टेंट मान के चलो, और जो d निकालो इसका 2/2 वाले तरीके से, ये हो गया 2, ये आ गया 1, इधर से देखो ये आ गया 1 और -2, तो d की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -4 और इधर से आ जाएगा -1, तो ये आ गया -5। अब आप जब d1 निकालेंगे तो आपको क्या करना है, जो x वाला जो कोफिशिएंट है उसकी जगह आप ये पुट करो 4 प्लस 2z, और यहाँ से आ जाएगा -2 माइनस z, ये दोनों एज इट इज़ रखने हैं। -2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -8 माइनस 4z, फिर माइनस का साइन बीच में, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस z, तो आ गया -8 माइनस z प्लस में 2 प्लस में 2z, सॉरी z। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, -4z प्लस में z -3z आ गया, इधर से -6 आ गया। ऐसे अगर आप निकालो d2, अब d2 में आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहला कॉलम है उसको एज इट इज़ रखो, दूसरे कॉलम की जगह ये लेकर आओ 4 प्लस में 2z -2 माइनस z, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -4 माइनस 2z, फिर माइनस साइन, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4 प्लस में 2z, ये -2z, ये भी -2z आएगा, यानी -4z हो गया, -4 -8 हो गया। अब हम x की वैल्यू कैसे निकालते थे, x की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, d1 अपॉन में d करते हैं, तो d1 आपके पास ये आ गया अपॉन में d, इसकी वैल्यू आ गई -5, तो x की वैल्यू होगी आपके पास, माइनस कॉमन निकाल दो ऊपर से, ख़त्म हो जाएगा, ये तो आ गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या आएगी आपके पास, y के लिए d2 को d से डिवाइड करना है, -4z -8, यहाँ से भी आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो 4z प्लस में 8 डिवाइडेड बाय 5, ये वैल्यू आ गई आपके पास y की। अब आप क्या करो, यहाँ पर z को पुट कर लो किसी भी और टर्म में, रियल नंबर में k, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि लेट z इक्वल्स टू k, तो x की वैल्यू आपके पास क्या बन गई, 3k प्लस में 6/5, और y की वैल्यू क्या बन गई, 4k प्लस में 8/5, और z को हमने k मान ही लिया था, वेयर k इज़ एनी रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 11th में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इफ सो फाइंड दिस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो इक्वेशन आप देख रहे हैं कि इक्वेशन में द कांस्टेंट टर्म नहीं है, दैट मीन्स ये होमोजीनियस इक्वेशन है दोनों के दोनों, तो यहाँ पर सॉल्यूशन इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, उसके लिए पहले हम d निकाल के देखते हैं। अगर d इसका नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, दैट मीन्स इट हैज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन, x0 y0 एंड z0। तो पहले d निकाल के देखते हैं क्या आता है, तो d आ गया आपके पास 5 2 4 5 5 5 2 4 2, तो इसका d निकाला हमने 5, इस रो को कॉलम को छोड़ा, यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस 20 माइनस 10 हो गया, फिर -5, इस रो को कॉलम को छोड़ा, 4 माइनस 16 माइनस 12 हो गया, ये भी प्लस में 2, इस रो को कॉलम को छोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 20, ये भी आ गया -10, तो यहाँ से आ गया -50, यहाँ से आ गया 60, यहाँ से आ गया 20, तो यहाँ पर आप देख रहे हो -70 प्लस 60 यानी -10 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर d इसका 0 के बराबर नहीं आया, देयरफॉर इट हैज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है एंड z की वैल्यू भी 0 है। अब यहाँ पर चेक करते हैं सेकंड पार्ट में, यहाँ पर d इसका क्या आता है, d निकालेंगे आ जाएगा 2 1 1 -3 प्लस 3 -3 -1 -2 एंड 0, यहाँ पर z नहीं है तो वो 0 हो गया। इसका d निकाल के देखो 2, इस रो को छोड़ेंगे, या यहाँ पर 0 है तो आप सीधे इस रो पे आ जाओ, एक काम हमें कम करना पड़ेगा, इस रो से छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 प्लस में 3 9 हो गया, फिर माइनस में प्लस हो जाएगा, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, -4 और +1 -3 इधर से आ गया, तो आ गया 9 - 9 0। अब d 0 आ गया, इसका मतलब इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसमें आपको d1 d2 d3 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है।
इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब इनफैक्ट इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन शो करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दो, 2x हो जाएगा 3y प्लस में 2x माइनस 3y इक्वल्स टू में z वाले को उधर ले जाना है, और दूसरी इक्वेशन से आ गया x प्लस में 3y इक्वल्स टू 2z। अब यहाँ पर हम d निकालते हैं, d हम यहाँ पर निकालते हैं तो ये हो गया 2 माइनस 3 1 3। इसकी वैल्यू देखो 6 प्लस में 3 9 आ गई। अब यहाँ पर आप d1 निकाल के देखो, d1 की जो वैल्यू वो क्या आएगी, उसके लिए z और 2z को यहाँ पर आपको पुट कर देना है, -3 एंड 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3z प्लस में 6z, तो ये आ गया आपके पास 9z। d2 निकालते हैं, d2 के लिए 2 1 एज इट इज़ रहेगा, z और 2z इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 4z माइनस z इक्वल्स टू 3z। तो आपके पास अब एक्स वाई की वैल्यू अगर निकालेंगे आप, तो x की वैल्यू क्या होती है आपके पास d1 अपॉन में d, तो d1 है 9z अपॉन में 9 यानी z आ गया, और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3z अपॉन में 9 यानी आ गया z अपॉन में 3। तो अगर आप यहाँ पर z को पुट करते हो, इफ z इक्वल्स टू k वेयर k इज़ एनी रियल नंबर, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही वेयर k इज़ एनी रियल नंबर, then x equals to k, y equals to k अपॉन 3 and z equals to k। तो आपके पास इसके ये 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं बच्चों। 12 में आपको ये 3 इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर भी देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है, दैट मीन्स ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो कहता है इट हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन है मतलब यहाँ पर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर होता है तो उस केस में d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर d की वैल्यू निकालो, d आ गया आपके 1 माइनस के माइनस 1, इधर से आ गया k -1 -1 1 1 -1। तो इसकी जो वैल्यू है ये किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इट हैज़ नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 इंटू में इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, आ जाएगा 1 प्लस में 1, ये आ गया 2, और ये प्लस के, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस के प्लस 1 एंड -1, इस रो कॉलम को छोड़ेंगे, आ जाएगा के प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। इसकी ब्रैकेट ओपन करो, माइनस के स्क्वायर प्लस में के माइनस के -1, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 1 हो गया, 1 को उधर शिफ्ट करो आप, तो ये आ जाएगा -1। तो के स्क्वायर की वैल्यू 1 यानी के की वैल्यू आ जाएगी +-1। अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलें, 13th क्वेश्चन पे चलें, तो फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए इफ दिस एंड दिस हैज़ इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में फ़र्क है, मतलब में कोई फ़र्क नहीं है, भावना है उसकी सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि यहाँ भी ये कह रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होते हैं जब उसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाए होमोजेनियस इक्वेशन में। यहाँ पर इसने आपको सीधा बता रखा था कि भाई नॉन जीरो सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये कह रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन में अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे तो वो इनफिनाइट ही होंगे, नहीं तो x की 0, y की 0, z की 0, ये 3 सॉल्यूशन होते हैं अगर ट्रिवियल आता है तो यानी इस केस में भी आपको d को 0 के बराबर रखना है। अब यहाँ से जब d लेंगे तो ये टर्म्स आगे पीछे लिखी हुई, उसको ध्यान से लिखना ज़रा। जब आप d निकालोगे यहाँ पर तो x की वैल्यू यहाँ पर होगी 1, y की कोफिशिएंट हो गया a, z का नहीं है तो वो 0 ले लेंगे। यहाँ पर x का नहीं है 0, y का 1 हो गया, z का a। यहाँ पर x का बाद में दिया हुआ है तो उसको पहले लिखेंगे आप, y का 0 है और z का है 1। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, 1, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1 -0 तो 1 आ गया, माइनस है, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 0 माइनस a स्क्वायर, और इसको करेंगे तो 0 हो ही जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपके पास 1 प्लस में a क्यूब, तो a क्यूब की वैल्यू आ जाएगी -1 यानी a की वैल्यू आ जाएगी -1। अगर क्वेश्चन नंबर 14 हम देखें तो वो भी सेम चीज़ ही कह रहा है आपसे। 14 क्वेश्चन में इक्वेशंस जो आपको दी हुई है, कहता है x इक्वल्स टू cy प्लस में, यहाँ पर लिख लेते हैं 14th क्वेश्चन में कहता है कि भाई होमोजीनियस इक्वेशन है, यहाँ भी x इक्वल्स टू cy प्लस में bz।
x इक्वल्स टू सी वाई प्लस में बी जेड, और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें है y इक्वल्स टू ए जेड प्लस में सी एक्स, y इक्वल्स टू ए जेड प्लस में सी एक्स, और जो तीसरी इक्वेशन है उसमें दिया है z इक्वल्स टू बी एक्स प्लस में ए वाई। एंड आगे कहता है कि इट इज़ कंसिस्टेंट आर कंसिस्टेंट, ये तीनों जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। एंड प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2abc इक्वल्स टू 1। प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2abc इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर भी देखो जो इक्वेशंस है आपको वो होमोजीनियस ही दी हुई हैं, क्योंकि x है y है, कोफिशिएंट 1 z का नहीं, उसमें कांस्टेंट का नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इक्वल्स टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो माइनस सी एक्स प्लस में y माइनस ए जेड इक्वल्स टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस में z इक्वल्स टू 0। होमोजीनियस इक्वेशन है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब d आपका यहाँ पर भी 0 के बराबर होना चाहिए। अब जो d है आपके पास क्या निकलेगा? 1 माइनस सी माइनस बी माइनस सी 1 माइनस ए माइनस बी माइनस ए एंड 1 इज इक्वल्स टू 0। 1 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये रो छोड़े ये कॉलम छोड़ा, यहाँ से आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस सी माइनस ए बी माइनस बी, इस रो कॉलम को छोड़ दो, यह आ जाएगा ए सी प्लस में बी इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी 2abc हो जाएगा। इन सबको ले जाओ आप उस साइड, तो सारे के सारे प्लस हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी सी बन जाएगा 2abc, और यही रिज़ल्ट आपको प्रूव करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कंप्लीट कर लेंगे, और आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, चैनल आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल का जो कंटेंट है उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो कंटेंट है वो आपको कंटिन्यूसली मिलता रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स मेथड है वो ML अग्रवाल में नहीं है, वो RD शर्मा में है। RD शर्मा में क्रैमर रूल नहीं है, मैट्रिक्स मेथड है। तो मैं आपको अगले वीडियो में मैट्रिक्स मेथड कराने वाला हूँ ताकि आपका जो कुछ भी कंटेंट जो है वो किसी भी तरह से छूटे ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।